एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं बेटा 100 क्वेश्चंस का मैराथन। आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट होगा बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करने वाले हैं। देखो एमसीक्यूज में आपको तो मजा आने वाला है बिकॉज एमसीक्यूज में हम बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाते हैं, तो वो तो आपको मजा आएगा ही, पर साथ साथ में हम लोग वन शॉट करते जाएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस भी बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए, तो जैसे जैसे लाइव सेशंस आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आ रहे कब नहीं। सो नोटिफिकेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप रेडी हो इस सेशन के लिए तो एक बार फायर इमोजीज हो जाए कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। आई विल वेट बिकॉज फायर इमोजीज जरूरी है यार, फायर इमोजीज के बिना हम लोग शुरू नहीं करेंगे। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जानते ही है, राइट। एंड इससे पहले हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के बारे में बता देती हूँ। तो हम लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, हम लोग का इंस्टाग्राम कम्युनिटी भी है और टेलीग्राम कम्युनिटी भी है। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप लोग ज्वाइन हो जाना, बिकॉज वहां पर आपको फ्री नोट्स, फ्री गाइडेंस, कभी कभी इंटरेक्शन भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ये तीनों में आप लोग जुड़ जाना। एंड ऑल्सो जो बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमें ना नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए बेटा आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कर लेना है ज्वाइन, ओके। एंड इंस्टाग्राम में एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, तो नोट्स आप वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे बच्चों ने लाइक कर दिया, यस और नो? अगर लाइक कर दिया है तो शुरू करने के लिए हम तैयार है। तो आज के सेशन में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक फ्रेश चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही केमिस्ट्री का जो बैकबोन रहता है ना, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफी हाई वेटेज चैप्टर है एंड इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड इसमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर की आते हैं। आप लोग इसका फिक्र मत करना, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही हम लोग उस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। आज के सेशन में क्योंकि ये स्टार्ट कर रहे एक चैप्टर, एक नया चैप्टर, तो स्टार्टिंग में हमको स्टार्टर्स देना है ना आपको, तो आज के सेशन में स्टार्टर्स होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस का मैराथन शुरू करते हैं। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अ ग्रेइश मेटल रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म अ लाइट insoluble compound and releases hydrogen gas. When the same metal is burnt in air, it forms a white solid oxide. The metal is dash. अब ये क्वेश्चन में आपको जो फोकस में रखना है वो वर्ड है कोल्ड वाटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्शन विथ वाटर, इसमें हम लोग तीन तरीके के वाटर देखते हैं। एक तो कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर एंड एक एकदम हाई लेवल दैट इज स्टीम। तो कोल्ड वाटर से अलग से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स वैसे होते हैं जो सिर्फ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल जैसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, एंड कुछ मेटल जैसे होते हैं जिनको कोल्ड वाटर हॉट वाटर फर्क ही नहीं पड़ता, उनको चाहिए रहता है स्टीम, राइट, उनको चाहिए रहता है स्टीम। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट है विद डिफरेंट मेटल्स। तो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, एंड दूसरी चीज है कि यहाँ पर ये इनसोल्यूबल कंपाउंड बना रहा है, एक ऑक्साइड बना रहा है। सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको क्या लगता है, ये चार ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि क्या सही है बच्चों, क्या सही है?
सारे बच्चे आंसर देंगे, जितना आप लोग आंसर दोगे उससे आपका जो थिंकिंग पावर है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो ये भी मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि इसमें आपको रिवीजन मिलेगा। रिएक्शन विथ वाटर, देखिए देखिए यहाँ पर नहीं नहीं सी नहीं है उसका, आप लोग उसका टेंशन मत लो कि ऑप्शन सी वहां पे सही आ गया। ऑप्शन सी सही नहीं है, मैग्नीशियम तो आएगा ही नहीं, बिकॉज वहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो वो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, reaction of metal with water. Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolve into further form metal hydroxide. तो जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर हो या स्टीम के फॉर्म में हो, वो हमेशा सबसे पहले ना एक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं बच्चों? सबसे पहले ये ऑक्साइड बनाते हैं। ये आप सभी के नोटबुक में आ जाना चाहिए, अभी के अभी एक नोटबुक और पेन तैयार ही रखना है, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी करते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये याद रखना है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है एंड बाद में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसका मतलब है सबसे पहले जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता है, आपको ऑक्साइड मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑक्साइड मिलता है, उसके बाद में जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा पानी के साथ, उसके बाद में आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड। इज दिस अंडरस्टूड? तो यहाँ पर तीन तरीके के आपको पानी पढ़ने हैं, सबसे पहले कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर एंड लास्ट में स्टीम। अब कोल्ड वाटर में कौन कौन से मेटल है? एक तो सोडियम है और दूसरा पोटेशियम है, ये याद रखना है। कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से कौन रिएक्ट करता है? इट इज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम हमेशा साथ साथ में आते हैं, वो लोग काफी ज्यादा वायलेंट रहते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में रहते हैं, तो ऐसे याद रखना है हमें कि कोल्ड वाटर में सोडियम एंड पोटेशियम साथ में आएंगे। फिर उसके बाद में देखो, फिर उसके बाद में क्या है? द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब यहाँ पर इसने क्या बनाया? इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या बनाया? इसमें NaOH एंड KOH बनाया। फिर लास्ट में मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम को कौन सा चाहिए रहता है? इट वांट्स हॉट वाटर। अभी तक हम लोगों ने देखा कोल्ड वाटर का, सोडियम पोटेशियम पानी ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं पर लेस, बहुत ज्यादा वायलेंट। एंड नेक्स्ट होता है कैल्शियम, लेस वायलेंट पर वो भी ठंडा पानी ही डिमांड करता है। फिर आता है मैग्नीशियम जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसमें भी देखो यही चीज होगी, to form magnesium hydroxide and hydrogen, it also starts floating due to the bubbles of the hydrogen gas। इसके ऊपर गिव रीजन आता है बच्चों, तो ये फ्लोट क्यों करता है? बिकॉज उसमें वो सारे बबल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है। ये डायरेक्टली उनको स्टीम चाहिए रहता है, ये ना ठंडा पानी पीते ना गर्म पानी पीते, वो डायरेक्टली स्टीम लेते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? तीन है, आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, क्या ये याद रहेगा? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। फिर लास्ट में लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, इसलिए जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी हो या सिल्वर की ज्वेलरी हो, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में पहन सकते हैं, राइट। नहाते वक्त भी वो निकालना नहीं पड़ता बिकॉज पानी रिएक्ट नहीं कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्वेलरी हम लोग क्यों पहन सकते हैं डे टू डे लाइफ में, बिकॉज वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड और सिल्वर, राइट। एंड इसलिए ये हम लोग डे टू डे लाइफ में पहन सकते हैं, ठीक है। यस यस आई नो, डोंट स्पैम। अगर स्पैमिंग करोगे ना तो फिर रिमूव हो जाओगे। प्लस यहाँ पे मैनेजर्स भी ये लाइव देखते हैं, तो सारे के सारे मतलब एकदम मॉनिटर करते हैं चैट्स को। अगर उनको लगेगा कि ज्यादा स्पैमिंग हो रही है तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे ब्लॉक बटन दबाने का, ठीक
ठीक है, या तो मेरे पास भी है तो मैं भी ऐसे कर सकती हूँ ब्लॉक व्लॉक, पर वो मुझे मजबूर मत करो ब्लॉक करने पे, इसलिए प्लीज स्पैमिंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लेक्चर पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A student added dilute HCl to 4 test tubes containing zinc, copper, aluminium and iron respectively. Bubbles were observed in these 3 test tubes but not in one. Which metal did not react? ये सब में से कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा जब HCl आएगा तो? बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर सारे बच्चे कह रहे हैं कॉपर, एंड दैट इज करेक्ट। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर कॉपर क्यों है? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर कॉपर क्यों है? बिकॉज आई वॉन्ट अ रीजन। अब इसमें आपको लग रहा होगा मैम ये तो एमसीक्यू है ना, इसमें क्यों आप रीजन पूछ रहे हो? बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में क्वेश्चन आया था, एंड इसमें जस्टिफिकेशन भी पूछा था। मतलब ये सेम क्वेश्चन था और फिर लास्ट में ऐसा बोला कि जस्टिफाई और आंसर, तो इसमें जस्टिफिकेशन भी पूछते हैं एग्जाम में, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि आप जस्टिफिकेशन के साथ रेडी रहो। ऐसा आपको क्यों लगता है कि कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। बहुत ही बढ़िया, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऑलरेडी आती होगी, अगर नहीं आती है तो मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी बना लिया इसके ऊपर कि कैसे याद रखना है, आप लोग शॉर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्रूशी मैम लिखोगे तो वो शॉर्ट्स आ जाएगा। तो वो कटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, राइट, फिर भी हाई क्यों मिली, तो हाई और फिर क्यों, तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो कोई भी लेस रिएक्टिव वाला मेटल हायर रिएक्टिविटी के साथ नहीं कर सकता है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए कॉपर और HCl का हो ही नहीं सकता। कॉपर और HCl का कर ही नहीं पाएंगे आप रिएक्शन, बिकॉज कॉपर को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। अगर उसको HCl में से उसको अगर Cl को निकालना है तो कॉपर शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे कॉपर जंग हार्ड लेता है, राइट, बिकॉज कॉपर इज नॉट दैट रिएक्टिव व्हेन इट इज कंपेयर टू हाइड्रोजन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक तो ड्रॉन इनटू वायर्स वाला क्वेश्चन आता है एंड मेड इनटू शीट्स वाला क्वेश्चन आता है। तो शीट्स वाला एंड वायर वाला, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वायर की बात हो रही है तो क्या आंसर आएगा? वायर की बात हो रही है यहाँ पर, शीट्स की बात होती तो आंसर कुछ अलग होता, बट वायर की बात हो रही है तो आंसर क्या होना चाहिए? आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। सारे बच्चे आंसर देंगे, पूरा चैट बॉक्स भागना चाहिए, ठीक है, एकदम राजधानी एक्सप्रेस के साथ भागना चाहिए चैट बॉक्स। आप जितना चैट बॉक्स में लिखते जाओगे आंसर, उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा और बोर्ड एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, बोर्ड एग्जाम में आप एकदम रेडी रहोगे। नहीं तो होता क्या है ना, हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ब्लैंक हो जाते हैं। वी गेट ब्लैंक बिकॉज हमको आदत नहीं है बोलने की आंसर्स। तो आंसर्स आप जितना लिखोगे चैट बॉक्स में, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है बेटा। तो आंसर सारे बोल रहे हैं डक्टिलिटी एंड दैट इज करेक्ट, क्योंकि जब भी वायर्स का बात हो, ड्रॉन इनटू वायर्स, तो आंसर होना चाहिए डक्टिलिटी। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं शीट्स बोलूं तो, इफ आई टेल यू के मुझे शीट्स में कन्वर्ट करना है, तो शीट्स में आंसर क्या होना चाहिए? शीट्स में आंसर क्या होना चाहिए? यस, तभी डक्टिलिटी आएगा कि दूसरा कुछ आएगा? शीट्स में अगर मैं बात करूं, मतलब उसको मुझे एकदम पतला सा लेयर बनाना है, फॉइल बनाना है उसका, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मेलिएबिलिटी, राइट। आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मेलिएबिलिटी। तो जब भी आपको शीट्स का पूछे तो मेलिएबिलिटी आंसर लिखेंगे, जब भी आपको वायर्स का बोले तो आप बोलोगे डक्टिलिटी। इज दिस अंडरस्टूड? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs will react together to produce hydrogen gas? मतलब इसमें से आपको बोलना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। इनडायरेक्टली आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है जिससे हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है?
सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, अभी तक सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है। चलिए सारे बच्चे लाइक बटन, स्मैश द लाइक बटन एकदम। क्या लगता है? अच्छा, जो भी आपका ऑप्शन आपको लगता है उसके मुझे प्रोडक्ट्स भी बताना है, ठीक है? जो भी आप मेटल प्लस HCl का बोल रहे हो उसके आप प्रोडक्ट्स भी मुझे बताइए, प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे। सारे बच्चे बोल रहे हैं इसमें से ऑप्शन बी, अगर जिंक एंड HCl रिएक्ट करते हैं व्हाट डू दे फॉर्म, व्हाट इज द प्रोडक्ट साइड। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? तो क्या होगा इसका, इसका आपको सिंपल डिस्प्लेसमेंट करना है, राइट? सिंपल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो जिंक लेकर चला जाएगा Cl को, ये क्या बनाएगा, इसका सॉल्ट बनेगा, दैट इज ZnCl2, ZnCl2, एंड बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन बचा, तो प्लस हाइड्रोजन गैस कर देंगे। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Next question, when aluminium is exposed to moist air, it does not corrode easily. एल्यूमिनियम ज्यादातर की फटाफट से करोड नहीं करता है। और बच्चों ये 2020 मतलब 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये, 2020 का ये PYQ है कि एल्यूमिनियम का करोजन बहुत जल्दी नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट इट इन द चैट बॉक्स, एल्यूमिनियम का जल्दी से करोजन क्यों नहीं होता है? बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर ऑलरेडी एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, जिससे इट प्रिवेंट्स फर्दर करोजन, राइट? ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में भी पूछते हैं एग्जाम में, तो वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए भी आप 2 लाइन का आंसर रेडी रखना कि एल्यूमिनियम ऑलरेडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ बिकॉज इट क्रिएट्स एन ऑक्साइड लेयर, राइट? और ये ऑक्साइड लेयर दूसरे करोजन को मतलब फर्दर करोजन को प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन सी, इट फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, राइट? थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अब क्या कोई मुझे बता सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? बिकॉज ये एक ऑक्साइड लेयर बना रहा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। आज के सेशन में जो भी बच्चा प्रेजेंट रहेगा एंड तक, उसको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा संपूर्ण रिवीजन मिलेगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज का सेशन मिस किया ना तो आगे के जो भी अपकमिंग सेशंस होंगे मेरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिलेटेड, जिसका मैं हर एक पार्ट करने वाली हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके बाद में मैं अलग से कोई रिवीजन सेशन नहीं लेने वाली हूँ। तो जो भी आपको रिवीजन करना है ना वो आज के सेशन में होगा। वेरी गुड, इट इज Al2O3, Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बनाने आता है कि नहीं आता है? किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर करिए एक बार, तो मैं फटाफट से एक बार रिवीजन उसका भी ले लेती हूँ, बिकॉज ये पूरे चैप्टर में आपको केमिकल फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे बनाने, एंड यू कैन जस्ट रटोफाई ईच एंड एवरी केमिकल फॉर्मूला। आपको बनाने का ट्रिक आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। अगर किसी को डाउट है, अगर आता है तो रहने दो, अगर किसी को डाउट है तो एक बार हाथ ऊपर करिए चैट बॉक्स में, मैं फिर से वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर तो आज ही तो शुरू किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये तो कंप्लीट करने दो। उसके बाद में हम लोग बायोलॉजी का लेंगे, हेरिडिटी, हेरिडिटी चैप्टर करेंगे हम। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे ऑल्टरनेटिव करते रहेंगे, ठीक है? तो कुछ बच्चों को डाउट है, फिर से मैं करवा रही हूँ। अब जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखने जाओ, अब जैसे कि ये था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आपको ना वैलेंसीज आनी चाहिए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसमें क्या करोगे आप, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखोगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको आती है, इट इज 3, राइट? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है बेटा, इट इज 3। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम, एक मिनट ना,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की वैलेंसी 2। अब जब आप वैलेंसी लिख लेते हो तो आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रिस क्रॉस करना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मिला 2, तो Al2 हो जाएगा, और ऑक्साइड मतलब O, तो O को क्या मिला, 3 मिला, तो बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला Al2O3। इज दिस अंडरस्टूड? Al2O3। सिमिलरली आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल दैट यू हैव टू सॉल्व। आपको मुझे बताना है बताइए, ये तीनों का आंसर बताइए। आंसर एवरीवन? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, कॉपर क्लोराइड है, राइट। अभी यहां पर मैं फिर से दिखा देती हूँ, कॉपर क्लोराइड, राइट। तो कॉपर की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा CuCl2, हो गया। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा KOH। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम एंड सल्फेट मतलब SO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करने के बाद में आपको कुछ नहीं बचेगा, दैट इज MgSO4। हो गया हमारा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is stored under kerosene to prevent its reaction with moisture and air? एक ऐसा मेटल है जो काफी ज्यादा वायलेंट रहता है, ठीक है, उसको इसलिए छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये बाहर निकला ना तो सभी के साथ रिएक्ट कर लेता है, वेरी वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन मिलता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको कौन मिलता है? इट इज, वैसे तो पोटेशियम, राइट, क्योंकि कटरीना ने कार मांगी तो कटरीना से शुरू होता है, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट 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 रिएक्टिव मेटल, बट ये सारे ऑप्शन में से पोटेशियम तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ फिर? सोडियम हुआ। तो आंसर क्या होगा? सोडियम, बिकॉज सोडियम इज वेरी 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 रिएक्टिव। अगर आप इसको ऐसे खुले में रख दोगे ना तो वो एयर से रिएक्ट कर लेगा, अगर आप कोई मॉइस्चर वाले एरिया में रख दोगे तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, अगर उसको आपने पानी में डाला तो पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो रखेंगे कहाँ पे, इसलिए उसको केरोसिन में डाला जाता है, सो दैट वो किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे। अगर ये रिएक्ट करेगा ना तो फिर ऐसे डायरेक्टली बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो आपको क्या करना है, जिंक प्लस H2SO4 का रिएक्शन करना है। यहां पर भी क्या हो रहा है, मेटल रिएक्टिंग विथ एसिड। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं एवरीवन, व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट टुगेदर व्हाट डू दे फॉर्म, metal and acid reacts together to form dash, metal and acid react together to form dash। यस वेरी गुड, मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट कैसे बनेगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस अलग रह गया। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। सभी को ऑप्शन ए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिए, डिक्रीजेस फ्रॉम पूछा है, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम पूछा है तो रिएक्टिविटी सीरीज का देखिए आप, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर। अब सोडियम से शुरू किया हुआ है, फिर मैग्नीशियम, सोडियम अगेन एंड एल्यूमिनियम। इतना तो हमें पता है कि ये सब में से सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम को सबसे पहले आप रखोगे, राइट। फिर सोडियम के बाद में आप क्या करोगे, कटरीना ने कार मांगी, तो मांगी आएगा फिर, तो ने फिर मांगी। आंसर क्या हुआ, एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन ए। इसमें ये गलत हो गया क्योंकि इसको सोडियम को पहले नहीं रखा, फिर इसमें डायरेक्टली इसमें मैग्नीशियम को यहाँ पे आना चाहिए था, इसमें तो एकदम गलत, तो ये तीनों एकदम गलत है। आंसर एक ही है, दैट इज ऑप्शन ए। Which among the following is a poor conductor of electricity? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम के सल्फर। यूजुअली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये सब में से आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, पर क्या सल्फर मेटल है, सल्फर मेटल नहीं है, सल्फर एक नॉन मेटल है। तो आंसर क्या रहेगा, सल्फर, राइट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये सब में से आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, सबसे ज्यादा, वैसे तो ये सब है बट सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ये सब में से कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट कंडक्ट करता है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। गौतम ब्लॉक होना है, ब्लॉक होना है आपको, फिर ब्लॉक होके बनाना अंजलि को अपनी गर्लफ्रेंड, ठीक है। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर सिल्वर है। सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट, मतलब बेस्ट वायर्स उसका कंडक्टिविटी करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो फिर कॉपर वायर हम लोग अभी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर वायर जब भी था ना तो तभी चोरी हो गया था, मतलब ये लोग ने ऐसे लगाया सिल्वर वायर क्योंकि बेस्ट कंडक्टिंग करता है, तो फिर रात हुई और फिर सुबह देखा तो वायर गायब। तो ये सब सिल्वर से नहीं हो सकता है, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर अगर लगाया तो वो चोरी हो जाएगा। Which of the following sets represent all non-metals? सारे के सारे सारे के सारे नॉन मेटल्स कौन से है,
क्या रहेगा? वेरी गुड बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑब्वियसली कार्बन एक नॉन मेटल है। फिर सल्फर, सल्फर क्या है? सल्फर इज अगेन अ नॉन मेटल। फॉस्फोरस इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इज डैश। सोडियम एंड क्लोरीन, अभी सोडियम और क्लोरीन का आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि सोडियम एंड क्लोरीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिकॉज इट इज अ डैश कंपाउंड। क्या कोई बता सकता है सोडियम और क्लोरीन आयोनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? सोडियम और क्लोरीन दैट इज NaCl, इज इट अ आयोनिक कंपाउंड के कोवैलेंट कंपाउंड? आयोनिक है, बहुत ही बढ़िया, ये आयोनिक है। अब आप लोगों को आयंस तो पता ही होंगे ना, इसका ऑब्वियसली आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड बहुत डिफरेंट रहते हैं। आयोनिक कंपाउंड नाम से समझिए, इसके अंदर आयंस होंगे। अब आयंस कौन कौन से टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स आयंस कौन कौन से है? डैश एंड डैश, आयन डैश एंड डैश, बताइए। केटायन एंड एनायन, राइट? केटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। जब केटायन और एनायन एक साथ आते हैं तो ये बनाते हैं एक आयोनिक कंपाउंड। ओके, एक आयोनिक कंपाउंड। एंड क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो फिर चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज हम नहीं लिखते हैं। उसके आयंस में चार्ज लिखते हैं पर उसके कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता है। एंड ये बनते हैं आयंस से। एंड इसमें बेस्ट एग्जांपल है NaCl, फिर MgO। क्योंकि इसमें ना हमेशा आपको क्या दिखेगा? एक मेटल आयन रहेगा और एक नॉन मेटल आयन रहेगा। मतलब हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स यूजुअली आर केटायंस एंड नॉन मेटल्स आर यूजुअली एनायंस। ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो बिकॉज ये आपको MCQ फॉर्म में या असर्शन रीजन के फॉर्म में आ सकता है। क्या बोला मैंने? केटायन जो है दीज आर मेटल्स। एंड ये केटायन क्यों बना? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? ये डोनेट किया है। ये सारी चीजें आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ये, इसलिए उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज किसी और को दे दिया, तो उनका खुद का जो चार्ज था वो बन गया पॉजिटिव। पर यहाँ पे क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स रहते हैं ये। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज और ले रहे हैं एंड दैट इज व्हाई देयर चार्ज बिकम्स नेगेटिव। एंड ये यूजुअली होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स आर कैटायंस एंड नॉन मेटल्स आर एनायंस। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। सिमिलरली हियर सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल रहेगा। बट इफ यू सी अ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड यूजली आर ऑफ नॉन मेटल्स। दो नॉन मेटल्स आकर एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उनको हम कहेंगे इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कि मीथेन CH4, इसमें हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जब एक साथ आते हैं तो वो कोवैलेंट कंपाउंड रहते हैं। उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें कोई डोनेट या कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो लोग शेयर कर रहे हैं। बट इन आयोनिक कंपाउंड्स दे आर नॉट शेयरिंग, दे आर या तो डोनेटिंग या तो एक्सेप्टिंग। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया। देखो ये लाइन पढ़ो, नॉन मेटल्स का डेफिनेशन। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form negative ions by accepting or gaining electrons.
Non-metals usually have 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उनके लास्ट ऑर्बिट में ना या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या तो 5, या तो 6, या तो 7, तब जाके वो नॉन मेटल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड मेटल्स के लास्ट वाले में मतलब वैलेंस में ये रहेंगे। मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड इसलिए वो हो जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बिकॉज वो केटायंस है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके okay? ये देखिए, एक बार ये देख लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, जब मेटल और नॉन मेटल एक साथ आते हैं तो वो बनाते हैं एक सॉल्ट, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखिए, ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन से वो 8 बन जाए तो उसका ऑर्बिट फुल हो जाएगा, एंड इसको ये जो लास्ट का एक है उसको निकालना है। तो जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बन जाते हैं NaCl। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद में मैग्नीशियम के जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो दे दिए जाते हैं, जिससे MgCl2 हो जाएगा। कैन एनीबडी टेल मी कैल्शियम क्लोराइड का कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का हम क्या लिखेंगे? जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, अब कैल्शियम क्लोराइड का कैसे होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? इसमें क्या होगा, कौन से आयन्स एक साथ आएंगे? जैसे सोडियम और क्लोरीन के आयन्स थे Na+ एंड Cl-। आई वांट एवरीवन टू टेल मी कैल्शियम क्लोराइड के आयन्स क्या रहेंगे? कैल्शियम क्लोराइड के आयन्स, एवरीबॉडी। CaCl2 तो होगा ही, दैट इज करेक्ट, CaCl2। बट आई वांट कि आप उसका आयन्स बोलो मुझे, कैटायन और एनायन क्या है इसके, कैटायन एंड एनायन। यस, कैल्शियम के 2+ एंड क्लोरीन का Cl-। बट क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए है, तो इसलिए एक क्लोरीन से नहीं होगा, इसके पास 2 क्लोरीन आने चाहिए, एंड इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, CaCl2। Cl2 का मतलब है देयर आर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड 1 एटम ऑफ कैल्शियम, राइट? ये हो गया इसका। अब मुझे अगर पूछना है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या रहेगा, इसके आयन्स बताइए और इसका केमिकल फॉर्मूला। सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, एवरीबॉडी। हेलो आयुष। Mg+, सिर्फ एक ही प्लस होगा? आर यू श्योर सिर्फ एक ही प्लस होगा और ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ एक ही माइनस होगा? इसका केमिकल फॉर्मूला विल बी MgO, राइट? पर पॉजिटिव नेगेटिव का मुझे आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया है। यस, दोनों में 2+ और 2- आएगा, Mg2+ एंड O2-।
बिकॉज इनका वैलेंसी ऐसा है। अब मैग्नीशियम का अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8,2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, राइट? 12 है, तो आप कैसे सेटल करोगे इलेक्ट्रॉन्स को? 2,8,2, 2,8,2, राइट? एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे सेटल करेंगे? इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 मतलब क्या? 2,6 हुआ, 2,6 हुआ। अब इसमें देखो, अभी हिसाब किताब करेंगे तो इसके जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर डोनेट कर देता है, और इसको कितना चाहिए? इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू मेक द ऑर्बिट फुलफिल, तो यही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? तो क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है कि नहीं? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है, तो वो 2 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए उसके ऊपर। सिमिलरली मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है, तो 2 पॉजिटिव आना चाहिए इसके ऊपर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कब हम लोग 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव या कभी 1 नेगेटिव या कभी 3 पॉजिटिव, ऐसे सब हम लोग लिखते हैं। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है? 3 है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो हम लोग Al3+ लिखेंगे। समझ में आ रहा है? कभी हम लोग +3 लिखते हैं, कभी सिर्फ एक ही प्लस लिखते हैं, और या कभी 2 प्लस लिखते हैं। इट डिपेंड्स कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर जस्ट हमने स्टडी किया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये सब आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, एंड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये 2024 का सवाल है, 2024 का PYQ, काइंडली नोटेड डाउन। Very important PYQ. They conduct electricity in solid state. They are soft and have low melting points. They conduct electricity in molten. Yeah, they are covalent in nature. It is very, very important. Very, very, very important question. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार रिवाइज कर लो। जब आयोनिक कंपाउंड्स आते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। कैसे रहते हैं ये? सॉलिड रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। वाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो जब वो दोनों एक साथ आएंगे तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आएंगे, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट्स है एंड ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ता है। ये लोग वीक नहीं रहते, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं रहता, इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो अगर रिलेशनशिप बनाओ तो आयोनिक कंपाउंड जैसा बनाओ, मतलब वरना मत बनाओ। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई रहता है, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग भी उसको कुछ नहीं कर सकता, काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसको लगता है। नेक्स्ट है सल्यूबिलिटी, तो ये काफी ज्यादा सल्यूबल रहते हैं, बहुत ज्यादा सल्यूबल रहते हैं, आसानी से ये सल्यूबल हो जाते हैं। किसमें? इन वाटर। एंड इनसल्यूबल रहते हैं इन केस ऑफ केरोसिन, पेट्रोल, ऐसा सब। नेक्स्ट है कि कंडक्शन। कंडक्शन ये काफी ज्यादा अच्छा कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर आयंस हैं, बट अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि आप लोगों ने नमक लिया डब्बे में से और नमक में आप लोगों ने ऐसा इलेक्ट्रिसिटी से करना चाहा तो नहीं होगा, पर अगर आप नमक में पानी डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसका मतलब क्या है कि हमेशा वो एक्वियस स्टेट में होना चाहिए। एक्वियस मतलब क्या? कि वो हमेशा पानी के साथ होना चाहिए, आप उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकते। तो यही लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उसके आयंस नहीं निकलते। अब NaCl के पास कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना चार्ज। NaCl मतलब सिर्फ NaCl, पर अगर NaCl को मैं तोड़ू तब जाके मुझे Na+ एंड Cl- निकलेगा, एंड वो आयंस से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसलिए आपको उसको पानी में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में नहीं डालोगे, सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट करोगे तो फिर नहीं होगा, राइट? इसलिए आंसर क्या है इसका? सॉलिड स्टेट या तो मोल्टन स्टेट, सॉरी एक्वेस स्टेट या तो मोल्टन स्टेट। देखो यहाँ पर अ सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, तो इससे जैसे ही आप पानी में डालते हो ना तो Na+ Cl- आयंस निकलने लगते हैं, एंड इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी।
तो मोल्टन स्टेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट. When copper oxide reacts with hydrogen, copper and water are formed. Copper oxide जब react करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, copper and water are formed. This shows that hydrogen acts as dash. अब इसमें आपको क्या बोला है ना, ये रिएक्शन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान दोगे तो आपके एग्जाम के 2 मार्क्स कभी भी मिस नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फिक्स क्वेश्चन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको मिस मत करना, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होती है. मैं आपको बताती हूँ सिली मिस्टेक क्या होती है बच्चों की. सिली मिस्टेक यही होती है कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट आपको मैं पूछूं, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ, आपको मैं लाइव मिस्टेक समझा दूंगी कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हो. आई एम आस्किंग यू, ये क्वेश्चन आप लोग बाद में करो, मैं जो पूछ रही हूँ पहले वो करो. आई एम आस्किंग यू कि ये जो गिवन रिएक्शन है उसमें से आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो. चलो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ. सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को. यस, किसको लगता है कॉपर ऑक्साइड एंड किसको लगता है कॉपर? 2 आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में मिल रहे हैं. कोई बच्चा बोल रहा है कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कोई बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप लोग पहले लिख दीजिए, सारे बच्चे लिखिए, सारे बच्चे लिखिए, फिर मैं बोलूंगी कि कौन सा राइट है, कॉपर ऑक्साइड राइट है कि कॉपर राइट है. ओके तो देखा, मैंने आपको जस्ट कहा कि मैं आपको ना लाइव मिस्टेक दिखाऊंगी कि बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, और लाइव मिस्टेक आ चुकी है चैट बॉक्स में. जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं चैट बॉक्स में कोई कॉपर बोल रहा है, कोई कॉपर ऑक्साइड बोल रहा है, कोई तो हाइड्रोजन बोल रहा है. वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको मैं नहीं पहुंच सकती हूँ मैं उनको नहीं पहुंच सकती हूँ. हाइड्रोजन इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नेक्स्ट लेवल. तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका खुद का हो रहा होता है रिडक्शन, है कि नहीं? जिसका खुद का हो रहा होता है रिडक्शन. अब इसमें आपको रिडक्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है, यस और नो? हो रहा है ना यहाँ पे रिडक्शन. कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बन गया, मतलब उसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. इसका मतलब है ये तो फिक्स है कि यहीं पे हो रहा है रिडक्शन, मतलब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब बात आती है कॉपर ऑक्साइड आंसर है कि कॉपर आंसर है? ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड आंसर है. तो जो बच्चे बोल रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, दैट इज करेक्ट, बिकॉज आपको अपना आंसर चेंज नहीं करना है. आपको ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट एलएचएस में से ही निकालने हैं. एलएचएस मतलब ये दोनों में से. आंसर विल ऑलवेज बी बिटवीन दीज टू. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट आपको यहीं से मिलेगा, आपको राइट हैंड साइड में जाने का जरूरत नहीं है. तो अगर मैंने आपको पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों में से ही रहेगा एंड यू कांट चेंज एनीथिंग. अगर कॉपर ऑक्साइड दिया है तो कॉपर ऑक्साइड ही लिखना है एज इट इज. आप कॉपर लिख के नहीं आ सकते. समझ में आ रहा है? आपको जरा भी चेंज नहीं करना है खुद से. कॉपर ऑक्साइड लिखा है तो कॉपर ऑक्साइड विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यू कांट राइट कॉपर. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा? अब रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली यही रहेगा, राइट? तो इसमें भी मैं चेंज नहीं कर सकती कि ये H2 से H2O बन गया तो मैं H2O बोल दूं रिड्यूसिंग एजेंट, तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि मुझे आंसर LHS में से ही निकालना है. दैट इज फिक्स. समझ में आ रहा है? दैट इज फिक्स. तो आज के बाद इसके ऊपर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको मतलब बहुत क्वेश्चन आएंगे. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा एलएचएस में से ही आएगा, आरएचएस में देखना भी नहीं है. ओके ठीक है, तो इसका आंसर अभी देखते हैं. व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर आर फॉर्म, दिस शोज दैट हाइड्रोजन एक्ट एज. अब इसका तो आंसर आ ही गया, हाइड्रोजन एक्ट एज डैश, हाइड्रोजन एक्ट एज
रेड्यूसिंग एजेंट। ये तो आप लोगों ने ही कहा, तो आंसर क्या रहेगा? रेड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वैसे तो मेटल्स जो होते हैं, वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन नॉन मेटल्स है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कौन है ऐसा, आपको बताना है। स्पैमिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं बकना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर्स की स्पैमिंग में अलाउ करूंगी। अगर मुझे कोई और स्पैमिंग दिखी ना, स्ट्रेट अवे ब्लॉक हो जाओगे। तो ऐसे स्टंट्स करना भी मत, खतरों के खिलाड़ी करना भी मत। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ग्रेफाइट, राइट? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसके इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। आप लोग बहुत बार देखे होंगे एनोड और कैथोड। तो एनोड और कैथोड कैसे बनता है? ग्रेफाइट से तो बनता है, राइट? तो एनोड और कैथोड तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रहता है कि नहीं? एनोड और कैथोड जहाँ पे कैटायंस और एनायंस बनते हैं, तो वो भी बने रहते हैं ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। वाई ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल? बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट? तो कार्बन का ही तो बच्चा ही है ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्या है? कार्बन के ही तो बच्चे हैं, इसलिए तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन बोलते हैं। तो अगर कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन कार्बन का बच्चा भी तो नॉन मेटल होगा। तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, पर तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कितना अच्छे से करता है कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस आयन फ्रॉम आयन 3 सल्फेट सोल्यूशन? मतलब आपको क्या पूछा है कि आयन और आयन सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस आयन? डिस्प्लेस आयन मतलब आयन को कौन टक्कर दे सकता है? तो आयन को टक्कर देने के लिए आयन से ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, यस और नो? तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में आयन के ऊपर कौन आता है ये सब में से, वो आपका आंसर होगा। तो आयन के ऊपर कौन आ रहा है बच्चों? आयन से भी एकदम ऊपर कौन है? वो बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि दूसरे सारे तो एकदम वीक है, ठीक है? उनका बस का काम नहीं है। जैसे कि कॉपर, कॉपर तो वीक है आयन के सामने। सिल्वर तो सबसे ज्यादा वीक है ना? फिर लेड भी बहुत ज्यादा वीक है। तो बचा कौन? सिर्फ एल्यूमिनियम, राइट? तो एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो आंसर क्या रहेगा? इसमें आंसर थोड़ा रॉन्ग दिया है। ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एल्यूमिनियम। प्रिंटिंग मिस्टेक है। आंसर क्या रहेगा? एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयन, इसलिए वो आयन को भी टक्कर दे सकता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड एज डैश। जिंक ऑन आयन बोला है, कोटिंग ऐसी जिससे जिंक ऑन आयन होता है। और ये भी बच्चों पीवाईक्यू आया हुआ है 2023 में। मुझे मतलब बहुत अच्छे से याद है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था। तो जब मैं 2023 में पेपर डिस्कशन करवा रही थी, क्योंकि हम लोग बोर्ड्स के बाद में पेपर डिस्कशन करवाते ना यूट्यूब पे, तो जब मैं 2023 में पेपर डिस्कशन करवा रही थी तो मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं आया था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि जिंक का कोटिंग होता है आयन के ऊपर। ये रिएक्शन मतलब ये पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइट और डायमंड ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री आयंस है, डायमंड में फ्री आयंस नहीं है। क्या ही क्वेश्चन था ये। और स्पैमिंग तो करो ही मत। इसका आंसर क्या रहेगा? गैल्वेनाइजेशन, राइट? गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जिंक ऑन आयन होता है। ये अगर नहीं आता है तो अपने नोटबुक में लिख लेना। जिंक ऑन आयन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय? एलॉय कौन सा नहीं है? एलॉय
ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफाइट, यस आंसर इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, राइट? इसलिए ये कोई एलॉय नहीं है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया के ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विच कैन डिसॉल्व गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। इसमें पार्ट्स भी पूछते हैं, किसका क्या पार्ट और किसका क्या पार्ट। ठीक है, तो पहले तो आप लोग कौन से दो एसिड्स मिले हुए हैं ये बता दो, उसके बाद में पार्ट्स भी मैं आपको पूछूंगी। थ्री इज टू वन, पर किसका थ्री और किसका वन? वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन बी। एंड सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, बिकॉज HCl और HNO3 का आपको पूछते एग्जाम में, और जानबूझ के आपको ट्रिक करके पूछेंगे। अब इसमें अगर आप लोगों ने आंसर दिया 3:1 तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आई टेल यू वाई, बिकॉज इसमें HCl और HNO3 है, बट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में पार्ट्स डिसाइडेड है। इसका 1 पार्ट है और इसका 3 पार्ट है। ये कैसे याद रखेंगे? देखो HNO3 में ही 3 है कि नहीं? HNO3 में ही 3 है, तो इसमें आप लोग क्या कर देंगे? 3 लगा देंगे। एंड HCl में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसमें 1 लगा देंगे। पर अगर आप लोग उसको उल्टा लिखे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज टू कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो फिर 3:1 होगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl, अगर आप उसको उल्टा कर दो तो 3:1 राइट है। सो प्लीज बी थॉटफुल अबाउट इट। आप किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। 3:1 रेशियो अगर आपको लिखना है तो इसको पहले लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को पहले लिखना है, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl को बाद में लिखना है, तो आपका 3:1 रेशियो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about non-metals is false? non-metals के बारे में कौन सी चीज गलत है? non-metals के बारे में कौन सी चीज गलत है? आप ये कर लो, फिर मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक देने वाली हूँ, तो आप ये क्वेश्चन कर लो, फिर आपको मिलेगा एक छोटा सा ब्रेक। which of the following statement about non-metals is false? Non-metals are generally poor conductors. Non-metals are brittle in solid state. Non-metals form acidic oxides. के non-metals are ductile. सारे बच्चे आंसर दीजिए। यस, आंसर इज non-metals are ductile, right? Non-metals are ductile, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि मेटल्स होते हैं डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, राइट? नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं।